हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के कई जिलों में 26 सितंबर तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में बीते 24 घंटे में रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो 26 सितंबर तक राज्य में ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और रांची समेत कई जिलों में आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को घरों में रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 सितंबर को लिए जाएंगे कई अहम फैसले। हेमंत कैबिनेट की बैठक 24 सितंबर को होगी। बैठक प्रोजेक्ट भवन में अपराह्न 3 बजे से शुरू होगी। यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने दी है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। ऊर्जा, पथ, कृषि सहित कई अन्य विभागों के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। लातेहार में चलती बाइक में अचानक लगी आग, युवक ने कूदकर बचाई जान। लातेहार जिला मुख्यालय के करकट मोहल्ले के पास NH 39 पर अचानक चलती हुई बाइक में आग लग गई। इस घटना में बाइक जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि बाइक चालक समय रहते छोड़कर भागने में सफल रहा, जिस कारण उनकी जान बच गई। हादसे के बाद लगभग आधे घंटे तक सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति बनी रही। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दरअसल लातेहार जिला के मनिका निवासी अविनाश कुमार यादव अपनी बाइक से लातेहार आ रहे थे। इसी दौरान करकट शिव मंदिर के पास पहुंचने पर अचानक बाइक से धुआं और आग की चिंगारी निकलने लगी। यह देख बाइक सवार अविनाश कुमार ने तुरंत बाइक को रोक दिया। उनके रुकते ही बाइक से आग की लपेटें उठने लगी। अचानक बाइक में भीषण आग लगी देख अविनाश किसी प्रकार बाइक छोड़ अपनी जान बचाकर मौके से भागे। थोड़ी देर में ही आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। इधर बीच सड़क पर गाड़ी में आग लगी देख मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। हालांकि स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस संबंध में बाइक चालक अविनाश कुमार ने बताया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह ठीक थी। मैं मनिका से लातेहार आ रहे थे, तभी अचानक लातेहार पहुंचने पर गाड़ी से तेज धुआं निकलता देख मैं गाड़ी छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। होमगार्ड जवानों के EPF पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। राज्य के होमगार्ड जवानों को EPF का लाभ देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने 8 सप्ताह के अंदर EPF लागू करने का आदेश पारित किया है। इस संबंध में पंकज बर्नवाल की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई। इस याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई हुई। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बहस की। अदालत अब 6 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करेगा। झारखंड में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर केंद्र सरकार का सकारात्मक रुख, मांगा कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान। झारखंड के 3 प्रमुख शहरों रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। केंद्र ने राज्य सरकार से इन शहरों के लिए अद्यतन कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार कर भेजने को कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग को शीघ्र नया कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। विभाग की ओर से इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि नया कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान केंद्र को सौंपने के बाद मेट्रो परियोजना की स्वीकृति और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ेगी। यह परियोजना झारखंड के शहरी परिवहन को एक नई दिशा देगी और यातायात की समस्या को कम करेगी। कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान मेट्रो जैसे बड़े सार्वजनिक परिवहन प्रोजेक्ट की नींव होता है। इसमें शहरों की वर्तमान और भविष्य की यातायात व्यवस्था, सड़क नेटवर्क, ट्रैफिक दबाव, सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता और पर्यावरण प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। झारखंड के शहरों में बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण यातायात की समस्याएं बढ़ रही है। मेट्रो रेल परियोजना इस समस्या का एक अस्थायी समाधान हो सकता है। इससे न केवल यातायात की समस्याएं कम होगी, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार की कोशिश है कि आगामी 1.5 से 2 महीने के भीतर नया कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान केंद्र को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद मेट्रो परियोजना की स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
झारखंड में राशन कार्ड की केवाईसी में हो रही देरी, आदिम जनजातियों पर असर, केंद्र की रद्दीकरण प्रक्रिया सवालों में। झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य की गई ई केवाईसी प्रक्रिया ने लाखों जरूरतमंद लोगों को परेशान कर दिया है। तकनीकी खामियों और प्रशासनिक लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में कार्ड धारक को राशन मिलने में कठिनाई हो रही, जिससे राज्य में कुपोषण और भूख का संकट और भी गहराने की आशंका है। द वायर में विवेक गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक लातेहार जिला के मानिका प्रखंड स्थित बिजलीदाग गांव में सत्येंद्र सिंह के बेटे विनीत का ई केवाईसी अब तक नहीं हो सका है। प्रखंड कार्यालय ने पहले आधार अपडेट की शर्त रखी है, जिसके लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी बताया गया है। कई चक्कर लगाने के बावजूद आधार अपडेट नहीं हुआ और न ही ई केवाईसी। यह अकेला मामला नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण झारखंड भर में फैले हुए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पिछले 6 महीने से ई केवाईसी न कराने और राशन न उठाने वालों के कार्ड रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्य को करीब 41 लाख आयोग राशन कार्ड धारकों की सूची सौंपी है, जिसमें मृत व्यक्ति, डुप्लीकेट कार्ड और 2.4 एकड़ से अधिक जमीन वाले शामिल है। झारखंड में 4 अगस्त 2025 तक 2.5 लाख कार्ड पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने ई केवाईसी न होने की स्थिति में लाभार्थियों को चिन्हित करने और कारण दर्ज करने का निर्देश दिया है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से राशन डीलरों को इसके लिए कोई मानकीकृत फॉर्मेट नहीं दिया गया है, जिससे डेटा बिखरा हुआ और अधूरा रह गया है। अब तक राज्य सरकार यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि जिन कार्ड धारकों का ई केवाईसी नहीं हो सका है उनके लिए क्या विकल्प होगा। झारखंड में नहीं हुई पेशा नियमावली पर सुनवाई, आज कैबिनेट की स्वीकृति मिलने में भी बहुत सारे पेंच। राज्य की बहुत चर्चित पेशा नियमावली पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। सरकार की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांग ली है। कोर्ट से आग्रह किया कि महाअधिवक्ता राजीव रंजन आज नहीं है, वह इस सुनवाई में खुद शामिल होना चाहते हैं, इसलिए कोर्ट बुधवार को सुनवाई करे तो अच्छा होगा। कोर्ट ने सरकार को इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। इस तरह पेशा नियमावली पर आज बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बालू घाटों व माइनर मिनरल के टेंडर के बाद उसके आवंटन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। इधर पंचायती राज विभाग ने पेशा नियमावली पर स्वीकृति के लिए प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है, लेकिन अभी भी कई सारी त्रुटियां की वजह से बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पेशा नियमावली पर मुहर लगने की संभावना बहुत कम है। जानकारी के अनुसार पंचायती राज विभाग द्वारा पेशा नियमावली का कैबिनेट को भेजे गए ड्राफ्ट में अभी भी 7 विभागों के मंतव्य नहीं है। इसमें वित्त विभाग के अलावा मुख्यमंत्री के अधीन वाले उत्पाद खान व भूतत्व, गृह एवं आपदा प्रबंधन, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन एवं पर्यावरण एवं अन्य शामिल है। मालूम हो कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेशा नियमावली के लंबित मामले पर विभागीय सचिव के साथ बैठक की थी। उन्होंने पंचायती राज विभाग को भी पेशा नियमावली के ड्राफ्ट को छोटा करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद पंचायती राज विभाग ने ड्राफ्ट को 31 पृष्ठों से घटाकर 23 कर दिया था। मसलन विधि विभाग ने अपने मंतव्य में पंचायतों से जुड़ी योजनाओं को ही ग्राम सभा के माध्यम से कार्यान्वित करने का सुझाव दिया है। वहीं पंचायती राज विभाग ने विभागीय योजनाएं जो ग्राम सभा के माध्यम से कार्यान्वित हो रही है उन्हें भी शामिल करने का सुझाव दिया। चाईबासा के हाट गम्हरिया मार्ग पर डीजल टैंकर पलटा, ग्रामीणों में मची तेल लूटने की होड़। हाट गम्हरिया जेतगढ़ मुख्य मार्ग पर मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया। एक डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। टैंकर पलटते ही उसमें भरा हजारों लीटर डीजल खेत व सड़क पर फैल गया। देखते ही देखते गांव वालों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। कई लोग बाल्टी, ड्रम, डेगची, बोतल और अन्य बर्तन लेकर मौके पर दौड़ पड़े। कुछ लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में दर्जनों लोग डीजल भरते हुए नजर आ रहे, जो इलाके में चर्चा के विषय बना हुआ है। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। टैंकर चालक को केवल हल्की चोटें आई है और वह सुरक्षित है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझा कर हटाया। बिखरे हुए डीजल पर बालू और मिट्टी डालकर फिसलन से बचाने का उपाय किया गया। दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त, 1100 जवान और अफसर संभालेंगे मोर्चा। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पंचमीया षष्ठी से मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पंडालों पर उमड़ेगी। ऐसे में भीड़ और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए ट्रैफिक पुलिस विशेष रूप से अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। नक्सल अभियान में अपना लोहा मनवाने के बाद आईपीएस राकेश सिंह अब रांची के ट्रैफिक एसपी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आईपीएस राकेश सिंह पर है।
दुर्गा पूजा की शुरुआत से लेकर विसर्जन तक ट्रैफिक को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है। दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी में बने 1 दर्जन से ज़्यादा भव्य पूजा पंडालों तक श्रद्धालु सुगमता के साथ पहुंच सके, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही। रांची के ट्रैफिक एसपी का पदभार संभालने के बाद आईपीएस राकेश सिंह लगातार होमवर्क कर रहे। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि राजधानी में ट्रैफिक रूट पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि पूजा के दौरान 1100 जवान और 50 से ज़्यादा अफसर ट्रैफिक व्यवस्था में लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय से मिलने वाले अतिरिक्त बल को भी ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए ड्यूटी पर लगाया जाएगा। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान पूरे शहर में 1000 से ज़्यादा ड्रॉप गेट तैयार किए जा रहे हैं। पंडालों तक पहुंचने के लिए रास्ता सुगम रहे, इसके लिए नो एंट्री गेट भी बनाए जा रहे हैं, जहां पर ट्रैफिक के अलावा जिला बल के जवान भी तैनात रहेंगे। रूट में पार्किंग भी बनवाया जा रहा ताकि विषम परिस्थिति में वाहनों को या फिर इमरजेंसी में मेडिकल वाहनों को भी भीड़ से निकाला जा सके। शहर में पंडाल के आसपास कई पार्किंग स्थल भी चयनित किया गया है, वहां भी वाहनों की सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती की जा रही। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि शहर में भारी वाहनों के प्रवेश और छोटे 4 पहिया वाहनों के लिए रूट चार्ट जारी किया जा रहा। भारी वाहनों का प्रवेश शहर में नहीं होगा, इसके लिए जवानों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। बड़े वाहनों से पंडाल तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था पंडाल से कुछ दूरी पर की जा रही, ताकि लोग पैदल जाकर सुगमता के साथ माता के दर्शन कर सके। झारखंड के मोस्ट वांटेड नगीना को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। 25 से अधिक नक्सली वारदातों में था शामिल। उत्तर प्रदेश एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने झारखंड के मोस्ट वांटेड नक्सली और टीएसपीसी के जोनल कमांडर नगीना को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। नगीना पर झारखंड में 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वह पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों में नक्सली गतिविधियों का प्रमुख साजिश करता रहा। गौरतलब है कि 14 सितंबर को पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलदीही इलाके में सुरक्षा बलों और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली मुखदेव यादव मारा गया था, जबकि नगीना भागने में सफल रहा। इसके बाद से ही नगीना सुरक्षा एजेंसी के रडार पर था। इससे पहले 3 सितंबर को भी मनातू थाना क्षेत्र में नक्सली और पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले का मास्टरमाइंड भी नगीना ही था, जो टीएसपीसी में सब जोनल कमांडर के पद पर कार्यरत था। मुठभेड़ों के बाद नगीना झारखंड से फरार होकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में छिपा था। उत्तर प्रदेश में भी उस पर नक्सली और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप है। यूपी एटीएस को भी उसकी लंबे समय से तलाश थी और उसकी गिरफ्तारी से दोनों राज्यों की सुरक्षा एजेंसी को बड़ी राहत मिली है। रेल टेकर डहर छेका आंदोलन में आजसू के सुदेश महतो और जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत 6 पर एफआईआर। आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा आयोजित रेल टेकर डहर छेका आंदोलन के दौरान मुरी सिली रेलखंड पर रेल सेवाएं बाधित हुई। आंदोलन में हजारों की संख्या में लोगों की भागीदारी देखी गई। आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता झारखंड के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और जेएलकेएम केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो रहे, जो अपने समर्थक के साथ लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर मुरी सिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेल पटरी पर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में शामिल करने, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज करने और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर देर रात तक नारेबाजी की। अंततः रात 10 बजे सरकार के अधिकारियों और देवेंद्र नाथ महतो के बीच सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया और रेल सेवाएं बहाल हो गई। हालांकि इसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए देवेंद्र नाथ महतो को मुख्य अभियुक्त बनाते हुए 6 नेताओं के खिलाफ मुरी आरपीएफ पोस्ट ओपी में एफआईआर संख्या 2158-25 दर्ज की गई है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 145, 146, 147 और रेलवे अधिनियम की धारा 174 का के तहत मामला दर्ज किया गया है। हजारीबाग के सिंगरावा ओवरब्रिज का गार्ड वाल धंसने से लोगों में आक्रोश। निर्माण कंपनी पर उठ रहे सवाल। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के सिंगरावा स्थित ओवरब्रिज का गार्ड वाल का एक हिस्सा धंस जाने से इलाके में दहशत और आक्रोश फैल गया है। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस ओवरब्रिज का अभी पूरी तरह से उपयोग शुरू भी नहीं हुआ था और वह शुरुआती दौर में ही खराब हो गया। इससे निर्माण की गुणवत्ता और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे। करीब 2-3 महीने पहले चालू किए गए इस ओवरब्रिज में बारिश शुरू होते ही दरारें दिखने लगी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग को इस बारे में सूचित किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अब गार्ड वाल का हिस्सा धंसने से यह साफ हो गया कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल और नियमों की अनदेखी की गई। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि घटना के कई घंटे बाद तक ना तो विभागीय अधिकारी और न ही कंपनी प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, न ही किसी तरह की तकनीकी जांच शुरू की गई। इससे प्रशासनिक उदासीनता और विभाग ठेकेदार की मिलीभगत के आरोप और मजबूत हो गए हैं। बरही के कांग्रेस नेता दीपक गुप्ता ने कंपनी और NHAI के अधिकारियों पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि राज केसरी कंपनी सरकारी पैसों की डकैती कर रही है, जिसमें NHAI की PD में शामिल है। उन्होंने कहा कि चौपारण क्षेत्र में विकास के नाम पर जनता को ठगा जा रहा। देवघर के HDFC बैंक डकैती कांड का जायजा लेने मधुपुर पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी। देवघर जिले के मधुपुर में HDFC बैंक में हुई डकैती की घटना के बाद झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने मंगलवार को जायजा लेने बैंक पहुंचे। उनके साथ मधुपुर SDPO समेत कई पुलिस अधिकारी भी थे। मंत्री ने बैंक के कर्मचारी व ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि डरने की जरूरत नहीं है, डकैत जल्द ही पकड़े जाएंगे। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी को मंत्री ने सख्त निर्देश दिया कि 24 घंटे के भीतर अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करें। उन्होंने बैंक के अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली और आश्वस्त किया कि भविष्य में बैंक की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का लापरवाही नहीं बरती जाएगी। कहा कि मधुपुर शांतिप्रिय लोगों का नगर है, यहाँ की जनता अमन चैन पसंद करती है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। मंत्री ने आश्वस्त किया कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। रांची के कांके रिसोर्ट के BK सिंह दुर्गा डेवलपर्स सहित 9 ठिकानों पर ED का छापा। प्रवर्तन निदेशालय ED ने कमलेश कुमार सिंह से जुड़े जमीन घोटाले में रांची और दिल्ली के कुल 9 ठिकानों पर छापा मारा है। छापेमारी के दौरान फिलहाल 50 लाख रुपए नकद जब्त किया गया है। इसके अलावा बैंक खाता, जमीन की रसीद, बिक्री से संबंधित दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। इससे पहले कमलेश कुमार सिंह सहित अन्य के खिलाफ ED आरोप पत्र दायर कर चुका है। ED ने जांच के दौरान जमीन कारोबारियों द्वारा कांके अंचल के अधिकारियों के साथ साजिश रचकर जमीन के दस्तावेज में हेराफेरी करने के दूसरे चरण में 23 सितंबर को कुल 9 ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी के दायरे में शामिल किए गए ठिकानों में से 6 ठिकाने रांची और 3 ठिकाने दिल्ली में हैं। ED ने छापेमारी के दायरे में कांके रिसोर्ट के BK सिंह, दुर्गा डेवलपर्स और BK सिंह से जुड़े लोगों के ठिकानों को शामिल किया। कांके में सरकारी अधिकारी से मिलकर जमीन की हेराफेरी के मामले में प्रारंभिक जांच के दौरान ही कांके रिसोर्ट के BK सिंह को जमीन के इस कारोबार के गिरोह के सरगना के रूप में चिन्हित किया गया था, जबकि जमीन कारोबार में आरोपित कमलेश कुमार सिंह व अन्य को BK सिंह के सहयोगी के रूप में चिन्हित किया गया था। मामले में पहले से आरोपित कमलेश कुमार सिंह के घर पर छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपए नकद और राइफल की गोलियां जब्त की गई थी। ED ने मंगलवार को छापेमारी के दौरान दुर्गा डेवलपर्स को भी शामिल किया। इसका व्यापारिक संबंध BK सिंह और कमलेश से है। सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले में अब दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में सूर्या हांसदा इनकाउंटर की CBI जांच को लेकर दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सोमवार को सुनवाई न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की अदालत में हुई, जहां याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पक्ष रखा। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से निष्पक्ष जांच के लिए दायर याचिका में संशोधन की मांग को लेकर दाखिल हस्तक्षेप याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई दशहरा अवकाश के बाद निर्धारित की जाएगी। बता दें कि सूर्या हांसदा के इनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उनकी पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुली मुर्मू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने इस मामले की CBI से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक DGP गोड्डा व देवघर के पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। गौरतलब है कि 11 अगस्त को गोड्डा जिले में पुलिस मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की मौत हो गई थी। वह पूर्व में भाजपा सहित विभिन्न दलों के टिकट पर चुनाव लड़ चुका था। गिरिडीह उत्पाद विभाग ने अवैध शराब फैक्ट्री ध्वस्त की, सामग्री जब्त। गिरिडीह जिला उत्पाद विभाग की टीम ने मंगलवार को देवरी थाना क्षेत्र के मंडरों में छापेमारी कर अवैध अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। टीम ने फैक्ट्री को ध्वस्त करते हुए वहां से भारी मात्रा में शराब बनाने व पैकिंग में प्रयुक्त सामग्री जब्त की है। मौके से 105 लीटर स्प्रिट, 5 लीटर कैरेमल, 2000 स्टिकर, 10,000 कॉर्क, 600 खाली बोतलें व 100 नकली होलोग्राम बरामद किया गया है। ये सभी सामग्री अवैध शराब बनाने और पैकिंग में इस्तेमाल होती है। टीम ने फैक्ट्री संचालक व मकान मालिक आशीष यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वह फरार है। इसी क्रम में विभाग की टीम ने
खोरी महुआ चौक स्थित कई होटलों, ढाबों व दुकानों में भी छापेमारी की। विभाग ने अधिकारियों से कहा कि दुर्गा पूजा को देखते हुए अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाया जाएगा। त्यौहार के दौरान कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी रखी जा रही। रांची में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 253 वाहन चालकों पर हुई कार्रवाई। रांची शहर में ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए रांची पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के द्वारा सभी यातायात थाना प्रभारियों और चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी ने सख्ती से वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस अभियान के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 253 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई, जिनमें तेज आवाज़ वाले प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले 7 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया। अपनी गाड़ियों में काले शीशे लगाकर घूमने वाले 34 वाहनों पर कार्रवाई हुई। नो पार्किंग जोन में खड़े मिले 189 वाहनों पर कार्रवाई की गई, जो शहर की सड़कों पर जाम का एक बड़ा कारण बनते हैं। गलत दिशा से वाहन चलाने वाले 13 लोगों को पकड़ा गया, जिससे अक्सर गंभीर दुर्घटनाएं होती है। बिना साइलेंसर वाले और अवैध रूप से नेम बोर्ड लगाकर चलने वाले 2 वाहनों पर भी कार्रवाई हुई। मोटर बाइक पर 3 सवारी बैठाकर चलने वाले 3 वाहन चालकों को भी रोका गया और उन पर जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा अवैध स्टिकर लगाकर वाहनों का इस्तेमाल करने वाले 3 चालकों पर भी कार्रवाई की गई। के कट्ठल मोड़ में घर के अंदर घुसा बाघ सीसीटीवी में हुआ कैद। झारखंड की राजधानी रांची के कट्ठल मोड़ इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बाघ को एक घर के अंदर घूमते हुए देखा गया। यह घटना सोमवार देर रात की है, जिसका वीडियो घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में साफ दिख रहा कि बाघ एक गली से दूसरी गली की ओर तेजी से भाग रहा। हालांकि इस दौरान घर के किसी भी सदस्य को इसकी भनक तक नहीं लगी। जैसे ही घर के मालिक ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग और स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों से सावधानी बरतने और रात में घरों से बाहर न निकलने की अपील की। इस घटना से कट्ठल मोड़ के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर बाघ की तलाश में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि बाघ संभवतः भटक कर रियासी इलाके में आ गया है। फिलहाल लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से खुलने जा रहा बेतला नेशनल पार्क ओपन सफारी का मिलेगा भरपूर मजा। वन्य जीव एवं जंगल का मजा लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड का बेतला नेशनल पार्क 27 सितंबर से पर्यटक के लिए खोल दिया जाएगा। वन्य जीवों के प्रजनन को लेकर बेतला नेशनल पार्क में 1 जुलाई से लेकर 31 सितंबर तक पर्यटन गतिविधि पर रोक लगा दी जाती है। बेतला नेशनल पार्क के पर्यटन गतिविधि पर हजारों लोगों की आजीविका का उपार्जन भी निर्भर है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में नवरात्र है। नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक बेतला नेशनल पार्क घूमने के लिए पहुंचते हैं। पूरे मामले में बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन ने हाई लेवल अथॉरिटी से मंजूरी लेते हुए 27 सितंबर से पार्क को खोलने की निर्णय लिया है। बेतला नेशनल पार्क में अब ओपन सफारी के माध्यम से पर्यटकों को घुमाया जाएगा। पार्क के अंदर दाखिल होने वाले सभी वाहनों को मॉडिफाई किया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व के उप निदेशक परजेश कांत जेना ने बताया कि नवरात्र समेत अन्य पर्व त्यौहार को देखते हुए यह निर्णय लिया जा रहा। पर्यटन गतिविधि से कई लोगों को आर्थिक लाभ होता है और उनका परिवार भी चलता है। यही वजह है कि समय से पहले पार्क को खोलने की अनुमति ली जा रही। दरअसल बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। नेशनल पार्क में लोग बाघ, हाथी, बायसन, बंदर समेत कई वन्य जीवों को देखने के लिए पहुंचते हैं। वर्ष के अंतिम महीने में बेतला नेशनल पार्क में 40,000 के करीब बाहरी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। कई मौके पर विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं, लेकिन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के पर्यटक पहुंचते हैं। बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन ने इस बार पर्यटन के लिए खास तैयारी की है। झारखंड में आंदोलन की राह पर सरकारी कर्मचारी, रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग। झारखंड में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 साल करने की मांग तेज हो गई है। इस मांग को मनवाने के लिए कर्मचारियों ने झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉय फेडरेशन के बैनर तले 20 सितंबर को कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन बुलाया है। यह महासम्मेलन रांची स्थित जिला स्कूल मैदान में आयोजित होगा, जिसमें राज्य भर के करीब 50,000 सरकारी कर्मी शामिल होंगे। झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉय फेडरेशन यानी
झारो टॉप के कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी जाएगी। प्रमुख मांगों में अन्य राज्य कर्मियों की तरह शिक्षक संवर्ग को एमएसपी का लाभ, केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को शिशु शिक्षण भत्ता का लाभ, राज्य कर्मियों की एनपीएस में जमा राशि को वापस लाने के लिए कदम उठाने, राज्य प्रशासनिक सेवा की सीमित परीक्षा में समस्त राज्य कर्मियों को बैठने का अवसर देना शामिल है। कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में इन सारे मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री से लेकर राज्य सरकार के मंत्री को भी आमंत्रित किया गया है, जिनके समक्ष कर्मचारी अपनी मांग को रखने की तैयारी कर रहे हैं। 27 सितंबर से शुरू होगी रांची कामाख्या स्पेशल ट्रेन। राजधानी रांची वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यात्री की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व को लेकर रेलवे रांची कामाख्या रांची स्पेशल ट्रेन चलाएगा। रांची कामाख्या साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन 27 सितंबर से शुरू होगी। स्पेशल ट्रेन का परिचालन 1 नवंबर तक होगा। ट्रेन रांची से हर शनिवार रात 8:10 में प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन में कुल 19 कोच होंगे। रांची कामाख्या रांची स्पेशल ट्रेन मुरी, बोकारो, धनबाद, जसीडीह, किऊल, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू बंगाईगांव, रंगिया होते हुए रविवार रात 11 बजे कामाख्या पहुंचेगी। वहीं कामाख्या रांची साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन 29 सितंबर से 3 नवंबर तक हर सोमवार को कामाख्या से चलेगी। यह ट्रेन सोमवार रात 2 बजे कामाख्या से प्रस्थान करेगी। यह रंगिया, न्यू बंगाईगांव, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, किऊल, जसीडीह, धनबाद, बोकारो और मुरी होते हुए मंगलवार सुबह 4:40 में रांची पहुंचेगी। झारखंड में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से रोजाना वसूले जा रहे 42,78,000 रुपये जुर्माना। झारखंड में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले विशेष रूप से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में हर दिन बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से औसतन 42,78,000 रुपये जुर्माना वसूला जा रहा। झारखंड पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीने में राज्य के 24 जिले में 2,56,683 दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़ा गया। इसका मतलब है कि हर दिन औसतन बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वाले 4,278 चालकों पर कार्रवाई की जा रही। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया रहा, जिसके हिसाब से एक दिन में 42,78,000 रुपये और 2 महीने में 25,66,00,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक हजारीबाग और रांची में सबसे ज़्यादा चालान काटे गए हैं, जबकि कई अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अब पैन नंबर होगा अनिवार्य। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जैक का बड़ा कदम। झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए छात्रों को परमानेंट एजुकेशन नंबर पेन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश दे दिया है। यह निर्णय फर्जी छात्रों के रजिस्ट्रेशन को रोकने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। यह नंबर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर छात्र को आवंटित किया जाने वाला एक विशेष नंबर है और अब स्कूल से जुड़े हर काम के लिए इस नंबर का उपयोग करना आवश्यक होगा, चाहे वह परीक्षा का आवेदन ही हो, टीसी लेना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ। झारखंड सरकार की इस पहल से फर्जी छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सकेगी। पहले ऐसा होता था कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का पता नहीं लग पाता था, लेकिन अब इस नंबर के जरिए सरकार छात्रों का पूरा डेटा एक ही जगह पर स्टोर कर पाएगी। इस नंबर के जरिए अब सरकारी योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद छात्रों को मिलने में आसानी होगी। इस नियम को सत्र 2025-27 से लागू कर दिया जाएगा, यानी 2026 में होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए आवेदन करते समय छात्रों को अपना पैन नंबर भरना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने भी सभी संबंधित स्कूलों को इस संबंधित आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को सशक्त करने के लिए बनेगा मोबाइल ऐप। राज्य सरकार ने नगर निकायों को अपने आंतरिक संसाधनों से राजस्व बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। विभागीय सचिव सुनील कुमार ने नगर निकायों को अब तकनीकी आधारित प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को सशक्त बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए विभागीय स्तर पर विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा। वर्तमान में नगर निकायों के पास उपलब्ध संपत्ति संबंधी आंकड़े काफी पुराने और अपूर्ण है। निकायों में नए भवन, कार्यालय, मॉल और अन्य परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है, लेकिन उसका डाटा निकायों ने अब तक अपडेट नहीं किया है। नए संपत्तियों का आकलन कर प्रस्तावित ऐप में दर्ज करने पर निकायों को प्रॉपर्टी टैक्स से होने वाली
आय दोगुनी तक हो सकती है। सचिव ने नगर निकायों को राज्य एवं केंद्र सरकार के कार्यालयों से संपर्क कर उनके पास लंबित प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करने का निर्देश दिया है। कहा कि बकाया वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सचिव ने निकायों को आंतरिक संसाधनों के प्रभावी और व्यवस्थित उपयोग का भी निर्देश दिया। कहा है कि इससे न केवल राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी बल्कि शहरी सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। झारखंड में आईपीएस से लेकर सिपाही स्तर के पुलिस कर्मियों में बढ़ा रील बनाने का क्रेज। डिजिटल युग में सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है, जहां आम लोग से लेकर अफसर तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की होड़ में लगे हैं। झारखंड में भी पुलिस महकमे में सोशल मीडिया रील बनाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आईपीएस, एएसपी, डीएसपी, दरोगा से लेकर सिपाही स्तर तक के कर्मी पुलिस की वर्दी में रील्स बनाकर इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं। अक्सर ये रील काम करने की जगह यानी थाने या फील्ड ड्यूटी के दौरान ही शूट की जाती है, जिससे न सिर्फ वर्दी की मर्यादा बल्कि पुलिस की पेशेवर छवि पर भी सवाल उठने लगे हैं। देश के कई राज्यों में पुलिस विभाग ने अपने कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई है ताकि वर्दीधारी कर्मियों के द्वारा सोशल मीडिया के अनुचित उपयोग को रोका जा सके। कारण साफ है कि वर्दी पहनकर रील बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना विभागीय आचरण नियमों के खिलाफ मानी जाती है। इससे वर्दी की गरिमा और पुलिस की छवि दोनों प्रभावित हो सकती है। झारखंड सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल पर विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। यह गाइडलाइन 4 फरवरी 2025 को कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई थी। गाइडलाइन के अनुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा इंटरनेट मीडिया जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ऐसा कुछ पोस्ट शेयर ना करें जो झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियमों के खिलाफ हो। सरकारी कर्मी केवल उसी हद तक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं जहां तक सरकार द्वारा उन्हें आपत्तिजनक ना माना जाए। झारखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में यह भी निर्देश दिया गया कि कार्यालय समय के दौरान कर्मचारी अनावश्यक रूप से अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल न करें। कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल से संबंधित शिकायतें या मुद्दों को वीडियो, फोटो या किसी अन्य रूप में सोशल मीडिया पर साझा करने से मना किया गया है। इन सख्त निर्देशों के बावजूद कई पुलिस अधिकारी और कर्मी अभी भी फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पर रील पोस्ट कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि डिजिटल दुनिया में फेमस होने की चाहत विभागीय नियमों पर भारी पड़ रही है। बारिश से भरे गड्ढे में डूबने के बाद युवक लापता, प्रशासन पर लगा लापरवाही का आरोप। गिरिडीह के चैतादी मृत शिशु इकाई केंद्र के समीप मंगलवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल पेसरा बाहियार निवासी मुताजा अंसारी नहाने के लिए गड्ढे नुमा तालाब गया था, लेकिन इस दौरान वह डूब गया। इसके बाद से उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मौके पर पुलिस तलाश में जुटी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह गड्ढा हर साल बारिश में पानी से भर जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे जिला प्रशासन को घटना की जानकारी दी गई थी, लेकिन राहत और बचाव कार्य शुरू करने में देर की गई। ग्रामीणों ने नगर विकास पर भी गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस गड्ढे को भरने और ढकने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। लापरवाही के कारण आज यह बड़ी घटना घट गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।